हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम एंट्रोपी पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी के भी कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन दिस व्हाट आर द साइंस फॉर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो आपको डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज के साइंस बताने हैं फॉर दिस गिवन रिएक्शन। पहले स्टार्ट करते हैं डेल्टा एच से। डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो क्लोरीन के एटम है, वो 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, देखो ऐसे समझो, जो बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वो एंडोथर्मिक है। वेयरएज अगर बॉन्ड बन रहा है, दो एटम क्लोज आकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहाँ से एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो हम लिखेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस। नाउ कमिंग ऑन डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसे निकालोगे, एंट्रोपी का चेंज। तो एंट्रोपी क्या मेजर करती है, रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस को बताती है एंट्रोपी। तो अब इस रिएक्शन में जब आप आगे जा रहे हो तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है या कम हो रही है, ये चीज़ देखनी है। अब आप देखोगे दोनों जगह पे गैसेस है, ठीक है, इक्वल पे है, ये गैसेस है, तो यहाँ से तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि गैस है। अब देखो यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम हैं, वो मिल करके उन्होंने एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि दो क्लोरीन के एटम्स अभी फ्री थे, उन्होंने मिल करके एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया है। तो आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, या फिर कह सकते हो कि क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो रैंडमनेस यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि दो अगर क्लोरीन के गैशियस एटम थे वहां पर ज़्यादा रैंडमनेस थी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं क्योंकि वो एक बॉन्डेड फॉर्म में आ रहे हैं, तो वहां पर वो ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो रैंडमनेस यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव डेल्टा एच एंड नेगेटिव आ रहा है डेल्टा एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का लिया गया है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, और ये फॉर्मेशन भी दिया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये नॉट है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको दी है। तो डेल्टा एच एफ नॉट दिया है, किसके लिए, वाटर की फॉर्मेशन के लिए। तो पहले क्या लिखना होता है, वाटर की फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखेगी, क्योंकि उसी का तो डेटा दिया है। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन जब भी हमने लिखनी होती थी, क्या करते थे, 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म होगा, इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट से इन देयर स्टेबल स्टेट। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से आपको बनाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में होती है H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में होती है O2 फॉर्म में। अब बैलेंस करो, हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर हम हाफ कर लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो इस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि इसका डेल्टा HF नॉट स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -286 किलो जूल पर मोल गिवन है। ओके, अब हम ये चीज लिख सकते हैं। अब आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग, की सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता था, Q/T होता था। तो यहाँ पर सराउंडिंग का पूछ रहे हैं, तो जो हीट का जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपको सराउंडिंग के लिए लेना पड़ेगा अपॉन टेम्परेचर। ओके, तो अब आपको मतलब क्या है कि ये Q की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या गिवन है आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है, 298 केल्विन। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख लेंगे, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन का 298 केल्विन होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर तो पता है, Q सराउंडिंग कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, ये एज ए सिस्टम हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इस रिएक्शन में हीट निकल रही है बाहर, तो ये सिस्टम है, सिस्टम से बाहर हीट निकल रही है। नेगेटिव साइन यहाँ पर बताता है कि हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 286 किलो जूल पर मोल हीट, इतनी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रिलीज कहाँ हो रही है, टू द सराउंडिंग। ठीक है,
अब जहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, उस चीज़ को हम एज सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से इतनी हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग में जा रही है। तो क्या हम कह सकते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग कितनी हो जाएगी। फिर देखो सिस्टम जितनी देगा, देखो मैं समझाती हूँ आपको, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में क्या हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, जो ये रिएक्शन है इसे सिस्टम मान लेते हैं। यहाँ से बाहर इवॉल्व हुई कितनी 286 किलोजूल पर मोल, ये क्या हो रही है बाहर निकल रही है। तो बाहर क्या है सराउंडिंग है। अगर इसने माइनस क्यू करा मतलब इसका क्यू क्या है नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से हीट निकल रही है, तो सराउंडिंग इतनी ही हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका पॉजिटिव आएगा क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो जितनी हीट, जितनी एंथैल्पी, जितनी हीट सिस्टम ने बाहर दी है, उतनी ही हीट जो सराउंडिंग है वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जितना ये नेगेटिव साइन में ये वैल्यू लिखी है, जितनी सिस्टम ने हीट रिलीज की है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करी है सराउंडिंग ने। तो पॉजिटिव साइन के साथ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 286 किलोजूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू सराउंडिंग की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग। सराउंडिंग में कितना है पॉजिटिव के साथ 286 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, क्योंकि दिया गया है स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इसका था किलोजूल पर मोल और ये क्या है केल्विन में है। तो आंसर अराउंड आना चाहिए 0.95 किलोजूल पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, यहाँ पर आपको दिया गया था कि इसका फॉर्मेशन इतना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इतनी हीट रिलीज हो रही है, रिलीज कहाँ हो रही है सराउंडिंग में तो दे रहा है ना। अगर सिस्टम देगा हीट तो सराउंडिंग उतनी ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यही वैल्यू पॉजिटिव के साथ आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एंट्रोपी चेंज क्या आता है डिफरेंट रिएक्शंस में। तो आपको बताना है डिफरेंट प्रोसेसेस जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें एंट्रोपी का क्या साइन आएगा, एंट्रोपी चेंज का क्या साइन आएगा, तो वो चीज़ हमें बतानी है। सो फर्स्ट रिएक्शन में वाटर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर का ही जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। देखो 1 ATM प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस केस में यहाँ से यहाँ जाने पे 298 से 330 में क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होता है रेंडमनेस इंक्रीज होगी, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स है वो काइनेटिक एनर्जी, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मोर एंड मोर रेंडमनेस वहाँ पर आएगी। जितनी ज़्यादा रेंडमनेस आएगी उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसका जो साइन यूज करेंगे डेल्टा एस का, वो आ जाएगा इस केस के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर आपके पास 298 केल्विन है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है, पहले आपका 1 ATM प्रेशर था, फिर 10 ATM प्रेशर है। तो ये सब चीज़ें जो है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी में मैंने सब चीज़ें करवाई है। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो, एक बार गो थ्रू हो जाना, उससे एंट्रोपी के लेक्चर से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि एंट्रोपी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, हमें पता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, एंट्रोपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना आप प्रेशर लगाओगे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जो आपके पार्टिकल्स है, जैसे गैसेस आपके एटम्स है, वो कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब वो ऑर्डर में आने लगेंगे। जितना आप उसका एक्सपेंशन करते हो गैस का, उतनी ही रेंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। जब कंप्रेशन होता है मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उससे जो रेंडमनेस है वो कम हो जाती है, मतलब जो आपका सिस्टम है वो ऑर्डर में आने लगता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगी। तो एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज होती है, तो डेल्टा एस का साइन यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन, वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज कैसे आप बताओगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या साइन है? सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म से सॉलिड रिएक्टेंट था, उसने चेंज किया अपने आप को डिफरेंट गैशियस प्रोडक्ट्स में। और हमें पता है कि जो एंट्रोपी होती है सॉलिड फॉर्म की लेस होती है, गैस की ज़्यादा होती है। बीच में लिक्विड भी आ जाता है, ऐसे लिख सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैशियस स्टेट में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस है, क्योंकि जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रैंडमनेस है, जिसकी वजह से एंट्रोपी वहाँ पर इंक्रीज करती है। सो इस केस में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की तरफ गए, तो इस पूरे प्रोसेस में आप सॉलिड फॉर्म से जा रहे हो गैशियस फॉर्म में। तो फॉर दिस रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रही है फॉरवर्ड रिएक्शन, वो क्या है, उसके लिए एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो गैशियस मोल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि डेल्टा एन जी की वैल्यू, डेल्टा एन जी मैंने करवाया है, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स इंक्रीज होते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपका जो डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, चेंज इन एंट्रोपी का पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। एक सॉलिड दिया गया है आपको, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर तो साफ पता लग रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और वैसे भी 0 केल्विन पे हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भी कि 0 केल्विन पे एक परफेक्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एंट्रोपी वैसे ही 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होती है वो बिल्कुल सीज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में आ जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी डिसऑर्डर नहीं होता। अगर डिसऑर्डर ही नहीं है तो एंट्रोपी नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी का एग्जिस्टेंस वहीं होता है जहां पर डिसऑर्डरनेस हो, रैंडमनेस हो। ओके, तो वैसे भी आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, टेम्परेचर 0 से 115 जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज H2 गैस से आप 2H गैस में जा रहे हो। देखो ये मॉलिक्यूल है, देखो दोनों साइड गैस है, आप स्टेट के बेसिस पे यहाँ पर नहीं बता सकते। आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल था, फिर ये टूट के क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो वो आपस में टकराएंगे, या फिर कह सकते हो वहाँ पर मोर एंड मोर रैंडमनेस होगी, जिस वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इस वजह से जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और डेल्टा इसकी बात करें तो वो पॉजिटिव साइन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, और देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए मैं कवर करवा रही हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। सो इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज बताना है तो डेल्टा एन जी से भी कर सकते हो। डेल्टा एन जी निकाल दो ज़रा। डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट साइड पे जो भी गैशियस आपके पास स्पीशीज है उनके मोल्स देखने हैं, तो ये गैस है प्रोडक्ट साइड पे, इसका 2 है, माइनस रिएक्टेंट साइड पे दोनों ही गैसेस है 2 प्लस यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 2 माइनस आप कर देते हो 3, वो आ जाता है -1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ रही है आपके पास नेगेटिव, तो उस वजह से जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पीछे लेक्चर में कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा एन जी से भी ये चीज़ें देख सकते हो, या फिर कॉमन सेंस से डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप किस में जा रहे हो, गैस में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पे जो गैस के मोल्स है, यहाँ पर 2 + 1 3 मोल्स है, और यहाँ पर जाने पे नंबर ऑफ गैशियस मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो गैसेस के मोल्स अगर कम हो गए तो रैंडमनेस भी कम होगी, क्योंकि जो गैस है, गैस में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है। गैस में ही अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, या कह सकते हो डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव है, एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी। लास्ट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन में क्या होगा, ये कॉपर एंड सल्फेट आयंस की फॉर्म में होंगे, और आयंस है, आयंस में क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा होगी, इधर उधर मूव करेंगे, रैंडमनेस ज़्यादा होगा, डिसऑर्डर होगा, तो इस चीज़ में एंट्रोपी ज़्यादा थी। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, आपकी क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप क्रिस्टल्स की तरफ जा रहे हो, मतलब आप लिक्विड से आप सॉलिड की तरफ जा रहे हो। अब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाओगे, सॉलिड में तो ऑर्डर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्डर इंक्रीज कर दिया आपने, लेकिन एंट्रोपी को तो ऑर्डर पसंद नहीं है, वो तो शैतान है, उसको क्या चाहिए, उसको तो डिसऑर्डर चाहिए ना, एंट्रोपी को रैंडमनेस चाहिए, डिसऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो डेल्टा एस है वो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्रिस्टल्स में आपको पता है क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप जा रहे हो किसमें, कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो क्रिस्टल्स का मतलब है कि सॉलिडिफाई हो रहा है ना, तो सॉलिड बना तो वहाँ पर ऑर्डर इंक्रीज हो गया, तो ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो रैंडमनेस कम हो गई, और आपकी एंट्रोपी का चेंज भी वहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है। Next question is calculate entropy change involved in conversion of 1 mole of solid ice at 273 Kelvin to liquid water at same temperature, जिसके लिए आपको latent heat of fusion given है। So यहाँ पर आप देखोगे एंट्रोपी चेंज बताना है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जब आप जा रहे हो उस टाइम पे आपको एंट्रोपी चेंज बताना है, मतलब फेज ट्रांजिशन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन के लिए हमने अलग से एंट्रोपीज पढ़ी थी, तो कैसा है, यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, आपको एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन आपको निकालना है। सो इसका फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिसपे ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, या फिर एम लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, और यहाँ पर गिवन है आपको, देखो जो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है ना, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। सो गिवन है डेल्टा एच फ्यूजन आपको 6025 जूल पर मोल, ओके। और टेम्परेचर कितना है, तो ये 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस एट 273 केल्विन पे ये लिक्विड में जा रहा है, तो ये जो टेम्परेचर है वैसे भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, 273 केल्विन गिवन है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट कर दो फर्स्ट में, तो डेल्टा एस फ्यूजन कितना आ जाएगा, 6025 डिवाइडेड बाय 273, ठीक है। तो ये केल्विन में है और ये क्या है, जूल पर मोल में है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इस प्रोसेस के लिए, जब यहाँ से सॉलिड से आप लिक्विड में गए तो उस केस के लिए जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, वो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगा 22.1 जूल यहाँ पर रहा, और ये केल्विन ऊपर आ जाएगा पर मोल, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा, सिंपल सा है। ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके, डेल्टा एस फ्यूजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइडल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब 100 डेसीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। तो प्रोसेस देखो क्या है, प्रोसेस दिया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो पहली बात की जो आइसोथर्मल होता है, अच्छा पहले इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो जो एंट्रोपी के लिए यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर 10 डेसीमीटर क्यूब से ये वॉल्यूम जो है वो जा रहा है 100 तक, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब से 100 डेसीमीटर क्यूब तक है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है, कौन सा यूज़ करते हैं हम, फॉर्मूला यूज करेंगे NCV, क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो वॉल्यूम वाला हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आप फॉर्मूला यूज करते हो, नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपॉन T1 फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर प्लस NR, याद है ना, ये फॉर्मूला करवाया था।
नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। वैसे ये प्रेशर वाला भी होता है, प्रेशर में Cp हो जाता है और यहाँ पर P1 अपॉन P2 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसे मार्क कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर है दोनों सेम है, उसे आप T भी लिख सकते हो जो कि 300 गिवन है, तो ये सेम रहेगा। अब इसमें ऊपर वाले में क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर टेम्परेचर डाल दोगे, दोनों की सेम वैल्यू डालोगे और ये कैंसिल हो जाएगा, NR नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है वो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो डेल्टा S की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म बिल्कुल आपकी 0 हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 100 तक हम गए, एक्सपेंशन जब हुआ आइडल गैस का तो वॉल्यूम चेंज हुआ 10 डेसीमीटर क्यूब से 100 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, N की वैल्यू भी फाइंड आउट पुट कर लेते हैं। N की वैल्यू है 5 मोल्स, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे। R की वैल्यू अभी कांस्टेंट वैसे ही रखेंगे, R में ही आंसर लाना है। और यहाँ पर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को अगर आपने लॉग में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो लॉग बेस 10 आप निकाल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 और ये आ जाएगा लॉग बेस 10। ठीक है, लॉग जिसे कहते हैं। V2 क्या है, 100 डेसीमीटर क्यूब अपॉन V1 कितना है, 10, तो यहाँ पर log 10 आ जाएगा। log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, तो डेल्टा इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अच्छा, R की वैल्यू भी है, अगर किसी ने R में आंसर निकालना है, देखो R में हम आंसर निकाल रहे हैं, किसी ने R की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे, R में ही आंसर निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके ये log 10 तो 1 हो गया, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11.5 R। और यूनिट्स बताओ क्या होते हैं इसके, जूल पर केल्विन, तो ये इसका आंसर होगा। ये यहाँ तक भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शंस गिवन है R में, तो यहाँ तक निकालना है, लेकिन अगर पूरा पूछा है तो R से इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे डेल्टा S। तो यहाँ पर आपने देखा जो वो फॉर्मूलाज हमने करवाए थे, तो वही चीज़ आपने लर्न करी और यहीं पर कंडीशन अप्लाई कर दी आइसोथर्मल की, कि दोनों टेम्परेचर्स जो है वो सेम है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स आर सेम, और पुट करके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अ हीटेड मेटल ब्लॉक एट 130 डिग्री सेल्सियस लूजेस 340 जूल हीट टू द सराउंडिंग, ओके, विच इज एट रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट ये तीनों करना है। अभी रुको, जो चीज़ें गिवन है ज़रा वो चीज़ देख लेते हैं। गिवन क्या है कि एक आपके पास ना मेटल ब्लॉक है, एक मेटल का ब्लॉक है, उसने कितनी 340 जूल हीट क्या करी, सराउंडिंग को दी। ठीक है, उसने लूज करी तो नेगेटिव साइन, सराउंडिंग ने ही इतनी हीट गेन करी होगी तो वो पॉजिटिव साइन के साथ इतना ही मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आपका सिस्टम है मेटल ब्लॉक, और बाहर जिसको दी वो सराउंडिंग हो गया। ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आपको गिवन है कि मेटल ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो 130 डिग्रीज है, लेकिन हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जूल पर केल्विन में डेल्टा एस की वैल्यू हमने निकालनी होती है। तो यहाँ पर आप 273 से प्लस करोगे, ये बन जाएगा 403 केल्विन। तो टी सिस्टम आ गया। उसी तरह से टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना गिवन है, 32 डिग्रीज। 32 को प्लस करोगे 273 से, तो ये आ जाएगा 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये दो टेम्परेचर्स आपके पास आ गए। साथ ही में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है। देखो, तो डेल्टा एस सिस्टम, अच्छा क्यू सिस्टम एंड क्यू सराउंडिंग भी देख लो। क्यू सिस्टम कितना होगा, यहाँ पर सिस्टम ने इतना 340 जूल ऑफ हीट को लूज किया टू द सराउंडिंग, तो सिस्टम ने तो लूज करा, और जो सराउंडिंग थी, सराउंडिंग ने क्या किया, उसको
एब्जॉर्ब करा, गेन करा, तो साइंस पता चल गया आपको। साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो 340 जूल रहेगी, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा है डेल्टा एस फॉर द सिस्टम। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू ऑफ द सिस्टम, जितनी हीट का ट्रांसफर या गेन हुआ है सिस्टम के थ्रू, डिवाइडेड बाय सिस्टम का ही टेम्परेचर। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू सिस्टम कितना था आपका, देखो ज़रा, क्यू सिस्टम था नेगेटिव में -340 जूल अपॉन टेम्परेचर कितना है 403 केल्विन, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आना चाहिए -0.84 जूल पर केल्विन, ओके। तो इस तरह से निकालेंगे। सेकंड केस कैसे करना है, सेकंड में आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब आप क्या करोगे, सराउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा, क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर सराउंडिंग का ही करना है। तो यहाँ पर क्यू सराउंडिंग कितना है +340 जूल, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 32, ये वाला प्लस करके 305 केल्विन आया जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये तो इजी है दोनों चीज़ें। अब लास्ट में आपको पूछ रहे हैं कि टोटल एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स आपको निकालना है ड्यू टू दिस गिवन प्रोसेस जो ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज आया है वो आपको बताना है। एज्यूम करना है कि जो टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक और सराउंडिंग है वो कॉन्स्टेंट है, जितना गिवन है उतने पे ही है, ओके। तो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि डेल्टा एस पूरे यूनिवर्स का कितना होता है, डेल्टा एस जितना सिस्टम का है प्लस डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जितना सराउंडिंग का हुआ। तो दोनों को सिंपली आपने प्लस करना है, तो टोटल जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी चेंज निकल जाती है। तो सिस्टम का कितना है -0.84 और प्लस कर देंगे 1.11 जूल पर केल्विन में ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा +0.27 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर ये आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आंसर्स है तीनों पार्ट्स के। तो यहाँ पर क्या चीज़ लगी कि क्या चीज़ यूज़ हुई कि डेल्टा एस जो है सिस्टम है अगर, तो उसकी क्यू भी सिस्टम की डालनी है, टेम्परेचर भी सिस्टम का डालना है। वैसे ही आप सराउंडिंग के लिए करोगे। और साथ ही जब डेल्टा एस यूनिवर्स की बात होती है तो यूनिवर्स किससे बना है, यूनिवर्स बना है सिस्टम से और सराउंडिंग से ऑब्वियसली। तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो कैसे आएगा कि सिस्टम का डेल्टा एस और सराउंडिंग का डेल्टा एस को आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे एंट्रोपी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। एंट्रोपी पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एंट्रोपी अभी हमारी कवर हो गई है, तीनों लॉज हमने पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कर लिए हैं, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी भी एक तरह से कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा गिब्स एनर्जी पर, साथ में हम कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।